अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर लेक्चर नंबर 18 और लेक्चर नंबर 18 में हमने जो है क्या स्टडी करना है, हमने सोर्सेज ऑफ करंट को डिस्कस करना है और ये हमने डिस्कस करना है कि एक मेटेलिक कंडक्टर में से करंट कैसे फ्लो करता है। तो इससे पहले जो लेक्चर नंबर 17 था उसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझाया, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस को रेस्ट में स्टडी करते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस को इन मोशन स्टडी करते हैं कि चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो 17 लेक्चर नंबर 17 में हो चुकी हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास आज का लेक्चर नंबर 18 है उसमें हमने पढ़ना है हाउ करंट पासिस थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। एक मेटेलिक कंडक्टर में से कैसे जो है वो करंट पास करता है, ये हमने आज का जो लेक्चर है हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर। अब आप जानते हैं यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है मेटेलिक कंडक्टर। जो एक मेटल है, आपने इस चीज़ को केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में भी हमने ये चीज़ को 12 दफ़ा से स्टडी किया हुआ है कि जो भी बच्चे एक चीज़ होती है, कंडक्टर को चीज़ होती है ना, या मेटल को हम करें, मेटल भी तो कंडक्टर ही है ना, तो मेटल है या कंडक्टर है बच्चे, तो इसमें क्या होता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिखता चला जाऊंगा कि आपके पास अगर एक मेटेलिक कंडक्टर है तो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर क्या होने वाला है, उसके अंदर होते हैं जी फ्री इलेक्ट्रॉन। इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे, ये होते हैं आर इन रैंडम मोशन। आर इन रैंडम मोशन, ये रैंडमली मूव करते होते हैं और ये जिस कंटेनर के अंदर, यानी कि जिस कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें किसी मेटेलिक कंडक्टर की, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी कोलाइड कर रहे होते हैं और उस कंडक्टर या उस मेटल की वॉल से भी ये कोलाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, ड्यू टू देयर रैंडम मोशन। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टर हमने लिया है, उसके अंदर क्या होते हैं जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर इन रैंडम मोशन, वो रैंडमली मूव करते थे। तो ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन, उनकी रैंडम मोशन के दौरान वो क्या करते हैं, दे कोलाइड, उनका कोलाइजन होता है जी, कोलाइजन आपस में भी वो कोलाइड करते हैं एंड वो मेटेलिक कंडक्टर की जो वॉल्स हैं उनके साथ भी वो कोलाइड करते हैं। ठीक है, अब ये जो कोलाइजन है इनका, ये जो कोलाइड करते हैं बच्चे, ये जो इनका कोलाइजन है, ठीक है, ये क्या होता है कि इसमें कोलाइजन को अगर हम डिस्कस करें तो इनकी जो, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, कोलाइजन तो पहले भी उनके दरमियान हो रहा है। ठीक है, कि अगर हम देखें कि एक मेटल है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे, कोई इधर को मूव कर रहा है, कोई इधर को मूव कर रहा है, तो ड्यू टू देयर रैंडमनेस वो कोलाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कोलाइजन पहले भी होता है, लेकिन अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो आप जानते हैं कि जो टेम्परेचर है वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इट मींस कि उनकी जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, उन सब की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी मीन टू से कि उनकी हरकत करने की, उनकी मूव करने की सलाहियत और ज़्यादा अब इन्हांस हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अगर वो और स्पीड से मूव करेंगे और रैंडमली, बहुत ज़्यादा और रैंडमली मूव करेंगे तो क्या होगा कि उनका कोलाइजन पर यूनिट टाइम भी और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देयर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, and if their vibrational kinetic energy increase, then their random motion will also increase and collision per unit time will also increase। उनका collision per unit time भी उतना ही बढ़ जाएगा जितना आपने टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाना है, वाइब्रेशनल काइनेटिक बढ़ती चली जानी है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जानी है, तो इट मीन्स उनका collision per unit time भी बढ़ता चले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारे पास यहाँ पर मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, एक मेरे पास ये एक सरफेस है बच्चे, कि ये मेरे पास एक मेटेलिक कंडक्टर है, ये एक वायर है, इसका मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर एक मैंने सपोज कर लिया है। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अब होता क्या है कि जी इसके अंदर जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमने पढ़ा है कि इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको शो कर दिए। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आर फ्री टू मूव, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, जितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये एरो क्या शो कर रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, वो इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे जितने मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर मूविंग फ्रॉम
राइट टू लेफ्ट, यानी कि दोनों के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होने वाले हैं, वो इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है, अब हमने पढ़ा है डिफाइन में, हमने क्या पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मीन टू से कि चार्ज कैरियर्स, चार्ज अगर मूव कर रहे होंगे तो क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ये हमने पीछे डिफाइन में पढ़ा था। ठीक है, अब यहां भी आप देखें इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं, मीन टू से कि ये जो है लेफ्ट से राइट भी मूव कर रहे हैं और राइट टू लेफ्ट भी मूव कर रहे हैं, तो करंट होगा जी, यहां पर भी करंट होगा। इस करंट को मैं आई लिख लेता हूं और यहां पर भी करंट प्रोड्यूस होगा, यहां पर भी मैं आई लिख लेता हूं, क्योंकि चार्ज अगर मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर करंट होना है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि मैंने साथ एक स्टेटमेंट बोली है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं उतने ही राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। तो इट मींस कि ये अगर मैं इस करंट को I1 का नाम दूं और इसको मैं I2 का नाम दूं, ठीक है, तो ये दोनों करंट जो है I1 और I2 जो है ये आपस में क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो इसको मैं करंट I के इक्वल लिख लेता हूं, लेकिन इनकी डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट है। तो जब हम नेट करंट निकालेंगे, टोटल करंट अगर हम फाइंड आउट करें कि इस सरफेस में से, इस क्रॉस सेक्शनल सरफेस में से टोटल करंट कितना पास करेगा, तो बच्चे वो हम टोटल करंट जो है वो कैसे फाइंड कर लेंगे, इन दोनों करंट्स की वैल्यू को हम ऐड करेंगे, I1 प्लस I2। अब आप जानते हैं ये दोनों करंट आपस में क्या है, इक्वल हैं बट ऑपोजिट हैं, तो आपके पास नेट करंट कितना आने वाला है, वो क्या आएगा, 0 आएगा। मीन टू से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, टोटल कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इसमें से, क्योंकि जितने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो वो टोटल एक दूसरे के करंट को क्या कर देंगे, दे विल कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। सो नेट करंट इन दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इन दिस मेटेलिक कंडक्टर विल बी 0, कोई करंट नहीं होने वाला। ठीक है, अब यहां पर तो हमने डिस्कस किया है कि अगर हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर को लिया, उसके साथ को अगर हमने कोई बैटरी वगैरह अभी सोर्स ऑफ करंट को अटैच नहीं किया हुआ, ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूं कि यहां पर इसी क्रॉस सेक्शनल, जो मेरे पास ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर है, इस वायर को लेके मैं किसी बैटरी के साथ इसको अटैच कर देता हूं, तो देन क्या होगा कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा, अगर होगा तो वो किस तरह से होगा, और अगर इलेक्ट्रिक करंट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चीज ये देखें जी, मैंने यहाँ पर मैं दोबारा बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये मेरे पास नेक्स्ट, ये मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर ले लिया बच्चे, ये देखें जी, ये मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर है। अब मैंने एज आई एक्सप्लेन्ड कि इसको मैंने जो है एक बैटरी सोर्स के साथ अब कनेक्ट करना है। ठीक है, तो बैटरी के आपको पता है 2 टर्मिनल्स होते हैं जी, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ पर पोटेंशियल V है, वोल्टेज सोर्स जो है V है, बैटरी के जो वोल्टेजेस हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए मैंने कुछ नेगेटिव चार्ज भी शो कर दिया। ये देखें, वो मेटेलिक कंडक्टर है, उसके अंदर क्या होने वाले हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, वो मैंने शो कर दिए। यहाँ पर बैटरी सोर्स है। अब मैंने बताया था इससे पिछले आर्टिकल में, इससे पिछले लेक्चर नंबर 17 में मैंने जब डायरेक्शन ऑफ करंट बताई थी, तो वहाँ पर मैंने लास्ट में एक स्टेटमेंट बोली थी कि यूजली जब हम सर्किट्स ड्रा करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जब हम ड्रा करते हैं तो उसमें हम डायरेक्शन ऑफ करंट को जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, मतलब कन्वेंशनल डायरेक्ट फ्लो ऑफ करंट लेते हैं, डायरेक्शन जो है करंट की। तो यहाँ पर अगर मैं कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट लेता हूँ तो वो बच्चे कुछ इस तरह से होगा, जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये उसमें करंट आई की डायरेक्शन आ जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बच्चे, वो ये है, ये जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन है। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज है वो आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर, अब मैं रेड कलर से जो बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स पर बच्चे नेगेटिव चार्ज है। ये ई जो कैपिटल ई मैंने लिखा हुआ है ब्लैक मार्कर से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है कि वो जी पॉजिटिव से नेगेटिव है। अब जो मैंने रेड कलर से ई नेगेटिव लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मेटेलिक कंडक्टर के अंदर। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, वो मैंने नेगेटिव चार्ज बना दिया। अब आप जानते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होने वाला है कि इलेक्ट्रॉन्स को कौन सा टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, उनको रिपेल करेगा। तो इसका मतलब ये वाला जो टर्मिनल है, ये वाली जो साइड है, इसको रिपेल करेगी इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ, और ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस तरफ ही उसको, इसी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस वायर के अंदर वो किस तरफ मूव करेंगे, वो कुछ इस तरह से मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में, जो मैंने रेड आपको मार्कर से शो किया है, इस डायरेक्शन में बच्चे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है
कि हम अगर इस डायग्राम को देख लें तो यहाँ पर जो है इधर इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो इस तरफ से इस तरफ है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, और इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई की डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव किस तरफ कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं डायरेक्शन ऑपोजिट टू ई, इस ई की ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये यहां पर आपको समझ आ रही है ना, मैंने यहां पर भी एक्सप्लेन कर दिया है, यहां मैंने अलग से उसको क्लियर कर दिया आपको कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सही है। सो वी कैन से दीज इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दिस मेटेलिक कंडक्टर विल मूव डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन दे आर कनेक्टेड विद बैटरी सोर्स। अगर हम उसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनसाइड दिस वायर, वो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ऐसे भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले बच्चे, कि इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव ई, नेगेटिव ई की डायरेक्शन। वो नेगेटिव ई का मतलब भी आप जानते हैं वही होगा कि डायरेक्शन ऑपोजिट टू ई। अब बच्चे जो एक पॉइंट सिर्फ इस आर्टिकल में रह गया वो ये है कि जब मैंने ये वाली डायग्राम बनाई थी तो मैं एक वर्ड बोल रहा था रैंडम मोशन। मैंने बारहा दफा एक वर्ड बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या रैंडम मोशन है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, कि जितने वो लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं उतने ही राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने रैंडम मोशन को डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन अगर हम इस डायग्राम को देखें, व्हेन वी एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर देते हैं बाय कनेक्टिंग अ बैटरी, बाय कनेक्टिंग अ सेल, देन वो जो रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो जो इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन है वो अब क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स, इफ वी एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनसाइड दिस मेटेलिक कंडक्टर विल मॉडिफाई देयर रैंडम मोशन, वो अपनी रैंडम मोशन को मॉडिफाई करेंगे एंड विल मूव टू द डायरेक्शन ऑपोजिट टू ई, और वो ई की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ई की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, एंड दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। बच्चे ये बुक में सही से डिफाइन नहीं किया हुआ, मैंने आपको डिफाइन बोल दिया, मैं दोबारा से फिर से बोल देता हूँ, ठीक है, कि इफ वी एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, देन इलेक्ट्रॉन्स विल मॉडिफाई देयर रैंडम मोशन इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू ई and with a constant velocity, this constant velocity is called drift velocity। and drift velocity की जो वैल्यू है रूम टेम्परेचर पर कितनी होती है, एट रूम टेम्परेचर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ऑलमोस्ट इतनी होती है जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। तो इतनी जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है। तो इस तरह से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे एक जो है मेटेलिक कंडक्टर में से करंट कैसे पास करता है, ठीक है। कि अब पहले हमने उसको मेटेलिक कंडक्टर को देखा कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रैंडम मोशन में होते हैं, उनका कोलिजन पर यूनिट टाइम हो रहा है, उनका जो कोलिजन है, ठीक है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनका कोलिजन पर यूनिट टाइम भी क्या आ जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक मेटेलिक वायर सपोज किया, उसमें हमने बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स जो है लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं उतने ही राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो टोटल करंट यहाँ पर क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर देते हैं तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी डायरेक्शन को कैसे मॉडिफाई करते हैं और वो किस तरह से ई की इलेक्ट्रिक फील्ड ई की ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे मूव करते हैं, ये हमने सीख लिया। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है सोर्स ऑफ करंट के। हम सोर्स ऑफ करंट क्या चीज़ है, क्यों हम सोर्स ऑफ करंट यूज करते हैं, सोर्स ऑफ करंट है क्या। तो बच्चे वेरी सिंपल, सोर्स ऑफ करंट, तो सोर्स ऑफ करंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। पहले मैं यहाँ पर एक जो है एक सर्किट बना लेता हूँ, छोटा सा सिंपल सा सर्किट बना लेता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए कि सोर्स ऑफ करंट की क्यों हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर बच्चे मैंने एक बड़ा ही सिंपल सर्किट बना लिया, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर हमने V वोल्टेज सप्लाई दी, यहाँ पर रेजिस्टेंस R है, इस एंड को मैं नाम दे देता हूँ E का और इस एंड को मैं नाम देता हूँ B का। अब बच्चे होता क्या है कि इसमें आपको पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ऐसे करके पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये करंट की डायरेक्शन भी मैंने बना दी। अब बच्चे होता क्या है कि क्वेश्चन पैदा होता है कि कब तक इस सर्किट में से करंट गुजरता रहेगा,
इस सर्किट में से कब तक ये करंट आई गुजरता रहेगा। तो बच्चे करंट तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी। इस सोर्स के जो हमने सोर्स लगाया हुआ है, कोई बैटरी लगाई है, कोई सेल लगाया हुआ है, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जब तक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा तब तक करंट फ्लो करता रहेगा, ठीक है। मीन टू से अगर मैं बोलूं कि इन दोनों टर्मिनल्स ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। अब जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन रहेगा, ये डिफरेंस मेंटेन रहेगा बच्चे, तो तब तक जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता रहेगा। और जैसे ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पे पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा, दोनों पर एक जैसा हो जाएगा, तो करंट विल स्टॉप, तब करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हम कहते हैं कि हमने मेंटेन करनी है कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ करंट, के करंट गुजरता ही रहे सर्किट में से, ठीक है। इफ वी वांट टू हैव अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ करंट देन वी हैव टू मेंटेन दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और वी कैन से वी हैव टू मेंटेन दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, जब तक उन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, पोटेंशियल का फर्क रहेगा, दोनों में डिफरेंस रहेगा, तब तक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। अब इस दो एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए हमें कोई ना कोई सोर्स लगाना पड़ता है, कोई ना कोई जो करंट को कॉन्टिन्यूसली जो पोटेंशियल की सप्लाई करता चला जाए। पॉजिटिव इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव तक चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और करंट जो है पॉजिटिव से निकल के चार्ज नेगेटिव पर न्यूट्रलाइज, फिर पॉजिटिव से निकलेगा फिर नेगेटिव पर न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो इस तरह से चार्ज कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। बट इफ वी हैव अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देन वी हैव टू प्रोवाइड सम सोर्स ऑफ करंट। तो हमें कुछ ना कुछ सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो पोटेंशियल का डिफरेंस जो है दोनों टर्मिनल्स के दरमियान वो डिफरेंस मेंटेन रहे। डिफरेंस मेंटेन रहेगा तो क्या होगा कि करंट जो है वो अनडेफिनेटली वो फ्लो करता चला जाएगा, ठीक है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, करंट की कंटिन्यूअस सप्लाई रखने के लिए जिस समय डिवाइस की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं जी सोर्स ऑफ करंट। अब जो सोर्स ऑफ करंट है वो कुछ चार तरह के मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ करंट है। पहला उनमें आ जाता है सेल और बैटरी, ठीक है। कि सेल या बैटरी क्या काम करती है जी, ये काम करती है, ये कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है, किसमें कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल और बैटरी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये पहला सोर्स ऑफ करंट आ गया। दूसरा सोर्स ऑफ करंट क्या है, वो होता है जी जनरेटर। जनरेटर में आपने देखा है कि आप मोस्टली जब जनरेटर को आप वर्क कर रहे होते हैं, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो बच्चे जनरेटर में क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मीन टू से एक उस गैस पाइप उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, या फिर आप उसमें पेट्रोल वगैरह डालते हैं, वो पेट्रोल या गैस क्या है, वो मैकेनिकल एनर्जी। तो वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, वो किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, आपको बिजली बना के प्रोड्यूस करके देता है। तो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है जी। ये हो गया जी दूसरा हमारे पास सोर्स ऑफ करंट। तीसरा हमारे पास सोर्स ऑफ करंट क्या होता है, थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स तो इसके नेम से मेंशन है थर्मोकपल्स के, कि थर्म का मतलब होता है हीट। तो वो डिवाइसेस जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम थर्मोकपल बोलेंगे, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे आ जाता है सोलर सेल। ये आपने मोस्ट कॉमनली देखा होगा आपके घरों में जो है सोलर सेल हम आजकल यूज़ करते हैं, सोलर पैनल्स। और सोलर सेल करता क्या है, ये कन्वर्ट करता है सनलाइट को, सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे चार सोर्सेज ऑफ करंट के। अगर हम ये सोर्सेज ऑफ करंट को यूज़ करेंगे किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो वो कॉन्टिन्यूस सप्लाई करता चला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के दरमियान मेंटेन रहेगा, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तब तक जो है वो कॉन्टिन्यूसली करंट फ्लो करता चला जाएगा उस सर्किट में से। ये हमारे पास था सोर्स ऑफ करंट। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले अपने लेक्चर नंबर 19 में इफेक्ट्स ऑफ करंट को स्टडी करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।